चलिए बताइए कैसे हैं हम लोग। तैयारी वैयारी ठीक चल रही है? हाँ भाई ठीक है। चलिए तो 26 को ना, हाँ तो 26 को एग्ज़ाम है आपका इंग्लिश का। ठीक ठीक, नहीं वो करा देंगे यहाँ पर, ग्रामर का करा देंगे। अभी ग्रामर की वही क्लास यहाँ पर लगा रहे हैं। ठीक, अच्छा ठीक ठीक करा दें। चलिए तो प्रॉब्लम आप लोगों को यही आ रही है कि थोड़ा ग्रामर का अगर हमारा हो जाता तो वो कर लेते हैं ना, क्योंकि 26 को एग्ज़ाम है आपका। और हाँ बाकी ठीक है। चलिए तो ग्रामर का अगर हम बात करें इंग्लिश में इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और आज जो क्लास बेसिकली हम जो करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाली है। और आपके पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ देखेंगे कि जो भी आपका सेक्शन आ रहा है, अब सबसे पहले हमको ये समझना है कि आपका जो सेट है, पेपर है जो, वो आपका 3 सेक्शन में डिवाइड है। सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। अब तीनों सेक्शन में आना क्या क्या है भाई, आपका रीडिंग का सेक्शन है। सेक्शन ए में रीडिंग का सेक्शन आ जाता है। रीडिंग के सेक्शन के बाद में आपका जो सेक्शन बी है उसमें आपका राइटिंग और ग्रामर का सेक्शन आ जाता है। उसके बाद हमारा सेक्शन सी, सेक्शन सी में हमारा पूरा का पूरा लिटरेचर रहता है। लेकिन एक चीज़ हमें बस इतनी देखनी है कि तीनों सेक्शन को करेंगे हम, लेकिन तीनों सेक्शन में इंपॉर्टेंट चीज़ हमारी रहती है ग्रामर की। क्यों इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है ग्रामर की, आपको पता होना चाहिए। क्योंकि चाहे तो आप रीडिंग का कर लीजिए, चाहे आप ग्रामर कर लीजिए, चाहे आप तो राइटिंग का पार्ट कर लीजिए, या फिर लिटरेचर की बात करिए, ग्रामर की नीड सभी में रहने वाली है। आपके जितने भी टॉपिक्स यहाँ पर हैं, आपने सिलेबस देखा है सभी ने? ठीक, ग्रामर में जितने भी टॉपिक्स हमारे आने वाले हैं, जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक बेसिकली हमारे हैं, कौन कौन से हमारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आने वाले हैं, कौन कौन से हमारे सबसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ हम जो क्लास करने वाले हैं, एक क्लास में कोशिश करेंगे कि यहाँ पर पूरी जो हमारी ग्रामर है वो कवर हो जाए एक ही क्लास में। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा जो टॉपिक टेंस इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बाद हमारा जो वर्ब है ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक वर्ब है। इसके बाद आता है हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ हमारा नरेशन। नरेशन हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। नरेशन के बाद में हमारा जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है वो रहता है हमारा सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड। सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड ये हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है। ठीक है, अब ये टॉपिक 4 टॉपिक ऐसे हैं, अगर यहाँ से अगर आप कर लेते हैं तो बेसिकली यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ से जाने वाला है नहीं। आप क्वेश्चन का जो सिनेरियो है, जो आपका क्वेश्चन का पैटर्न को अगर आप समझेंगे तो ज़्यादातर क्वेश्चन आपके कैसे पूछेंगे भैया, गैप फिलिंग का क्वेश्चन पूछ लेंगे। गैप फिलिंग के अलावा और क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, क्वेश्चन एरर डिटेक्शन में क्वेश्चन पूछ लेंगे, वो एरर डिटेक्शन में क्वेश्चन पूछ लेंगे। एरर डिटेक्शन के अलावा गैप फिलिंग में एरर डिटेक्शन हो गया, या फिर आपसे चॉइस दे देंगे। आपको 4 चॉइस दे दिए, मतलब ऑप्शन दे दिए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी, ये 4 ऑप्शन दे दिया। अब इन 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन होगा, उसको आपको चूज़ करके वहाँ पे लिखना है। लेकिन आना सब कुछ यहीं से भाई, टेंस हो गया, वर्ब हो गया, नरेशन हो गया, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड हो गया, ये इंपॉर्टेंट है अभी एग्जाम के सिनेरियो से। बाकी ग्रामर का सिलेबस हमारा लंबा सिलेबस रहता है, लेकिन क्योंकि एग्जाम हमारा नज़दीक है, समय हमारे पास थोड़ा सा कम है, इसलिए इन चारों को हमें आज की क्लास में ये पढ़ने वाले हैं। तो डेफिनेट आप लोगों को क्लास को पूरी तरीके से यहाँ पे देखना है कि क्या क्या हमारी जो चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और बाकी अगर हम इसको ध्यान से करते हैं तो फिर आने वाले आगे टाइम में भी हम जो भी करते हैं उसमें भी हमारी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्योंकि ग्रामर की जब हम बात करते हैं, ग्रामर में क्या रहता है कि सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ब की। क्लास को हम स्टार्ट करते हैं, हमारा जो पहला टॉपिक रहता है वर्ब से। अच्छा, कन्फ्यूज़न सबसे ज़्यादा इसी बात में रहता है, हाँ, कि टॉपिक स्टार्ट कहाँ से करें। ग्रामर जैसे मान लो हमको सीखनी है, तो जब ग्रामर सीखनी है तो फिर हम टॉपिक को स्टार्ट कहाँ से करें। क्या हम नाउन से स्टार्ट करें, क्या टेंसेस से स्टार्ट करें, या फिर वर्ब से स्टार्ट करें। बहुत सारे ऐसे कन्फ्यूजन रहता है, लेकिन मेरा मानना ये रहता है कि वर्ब जो है वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर ये टॉपिक हमारा क्लियर होता है, क्योंकि इसका जो डायरेक्ट रिलेशन रहता है आपका टेंसेस के साथ भी मिलेगा, आपका जो नरेशन है इनके साथ भी आपको इसका रिलेशन देखने को मिलेगा, कनेक्शन। और दूसरा चीज़ हमारे जो वॉइसेस हैं
वॉइसेस हैं, इनके साथ भी डायरेक्ट कनेक्शन आपको इसका देखने को मिलता है। फिर हमारा सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड है ही इसी का ही पार्ट है। और सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड क्या है भाई? सब्जेक्ट बनने का आपको पता है कि सब्जेक्ट कौन बनता है? नाउन और वर्ब हमारा तो ये है ही। इसका मतलब नाउन के साथ भी इसका कनेक्शन आपको देखने को मिलेगा, या नाउन के साथ भी कनेक्शन देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल अगर हम बात करें, चाहे तो आपका नाउन हो, चाहे तो प्रोनाउन हो, चाहे एडजेक्टिव हो, या किसी भी तरह का आप कोई टॉपिक ले लीजिए, टेंस ले लीजिए, नरेशन ले लीजिए, वॉइसेस ले लीजिए, इन सभी के साथ में आपको क्या होगा? इसका डायरेक्ट कनेक्शन मिलेगा। ठीक है भैया। तो इसीलिए पहला जो टॉपिक हमारा जो रहेगा वो रहेगा हमारा वर्ब का टॉपिक रहेगा। क्लास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है ये आपके लिए, तो इसीलिए आज की क्लास को थोड़ा सा ध्यान से आप लोग यहाँ पर देखेंगे। पहला टॉपिक हमारा वर्ब का रहेगा। अब वर्ब के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं भाई, हमने वर्ब को क्या किया? 2 कैटेगरी में डिवाइड किया। कौन कौन सा भाई? पहला हमारा जो था, हमने बात की मेन वर्ब की, दूसरी हमने बात की हेल्पिंग वर्ब की। मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। अब मेन वर्ब की अभी हम चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम मेन वर्ब में जाएंगे तो फिर थोड़ा एडवांस लेवल हमें जाना पड़ेगा। अभी हमें एडवांस लेवल पे जाना नहीं है, क्योंकि समय हमारे पास कम है। परसों हमारा मंडे को हमारा एग्ज़ाम है, तो सिर्फ हम ओवरऑल इतना समझें कि एटलीस्ट हमारा एग्ज़ाम ठीक हो जाए। अभी हमारा मेन टारगेट रहेगा एग्ज़ाम को ठीक करने का। तो मेन वर्ब की हम बाद में बात करेंगे, अभी हम बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब की। अगेन हमने क्या कहा? हमने कहा हेल्पिंग वर्ब को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर लिया। एक तो हमारा हो गया PAV और एक हमारा हो गया मॉडल्स। मॉडल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन मॉडल से डेफिनेट आप चाहे तो प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिए, या फिर सैम्पल पेपर CBSE ने जो सैम्पल पेपर दिए उनको उठा के देख लीजिए। मॉडल से डेफिनेट क्वेश्चन देखने को मिलेगी, चाहे तो वो गैप फिलिंग के फॉर्म में हो, चाहे तो एरर डिटेक्शन के फॉर्म में हो, या फिर चॉइस के फॉर्म में हो। वही उन्होंने एक गलती दे दी, एक उन्होंने दे दिया गैप दे दिया, और उसमें 4 ऑप्शन दे दिए, इनमें से आपको एक मॉडल चूज़ करना है। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। आप लास्ट ईयर का एग्जाम पेपर उठा लीजिए, पिछले 3 साल के एग्जाम पेपर उठा लीजिए, उनमें भी आपको कहीं ना कहीं मॉडल का क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन तो डेफिनेट आपको देखने को मिलते हैं मॉडल से। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए ये पढ़ना है। अब क्यों वर्ब इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हम देखते हैं कि वर्ब का डायरेक्ट जो कनेक्शन मिल रहा है वो भैया टेंस के साथ है। अगर हमने वर्ब को ठीक से पढ़ लिया, और बेसिकली अगर हम बात करें ओवरऑल बात करें हम प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब की, तो अगर हमने प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को अगर हमने ठीक से पढ़ लिया, तो फिर आधे टेंसेस, लगभग 60 से 70% टेंसेस तो हमारे यहाँ से कवर होते हैं, अगर हमने इसको ठीक से पढ़ लिया तो। ठीक है, तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हम बात करेंगे, तो क्या होती है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब? तो बेसिकली प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हम बात करें 3 तरह की होती है हमारा, बी फॉर्म, डू फॉर्म और हैव फॉर्म। ठीक है ना, तीनों तरह की हमारी फॉर्म होती है ये। जी नहीं डिस्कस करेंगे उसके बारे में अभी, हाँ डिस्कस करने वाले हैं उसके बारे में अभी, आगे डिस्कस करेंगे आगे वाली क्लास में। तो बी फॉर्म, डू फॉर्म या हैव फॉर्म। अब बी फॉर्म हमारी क्या है भैया? इज, आर, एम, वॉज या वर, ये हमारी बी फॉर्म हो गई। इसके बाद डू फॉर्म हमारी है डू, डज या फिर डिड। फिर हम बात करेंगे हैव फॉर्म की, तो हमारा हैज़, हैव या फिर हैड, ये हमारी बी फॉर्म प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। अब प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का काम क्या है ये समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों हम इसको प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कह रहे हैं? अब सिंपल से हमने देख लिया कि सर ये तो हेल्पिंग वर्ब है, डेफिनेट हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन क्या हर जगह इनको हेल्पिंग वर्ब कहेंगे? ऐसा तो जरूरी नहीं है ना। हाँ उसकी चर्चा करेंगे, अभी आगे चर्चा करेंगे। तो इज, आर, एम, वॉज, वर, ये क्या हर जगह हेल्पिंग वर्ब होता है? बिल्कुल जरूरी नहीं है। अभी हम सब समझेंगे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का काम क्या है। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का काम है भैया टेंस को डिसाइड करना। ये क्या कर रही है? टेंस को डिसाइड कर रही है। आप देखते हैं कि कहीं भी अगर आपको इज, आर, एम आता है तो वो टेंस क्या कहलाता है? वो प्रेजेंट टेंस कहलाता है। वॉज, वर कहीं देखने को मिलता है, वो पास्ट टेंस कहलाता है। डू, डज कहीं भी अगर आपको देखने को मिलता है वो आपका प्रेजेंट टेंस कहलाता है। और डिड अगर कहीं देखने को मिलता है वो आपका पास्ट कहलाता है।
और हैज़ हैव अगर कहीं भी होता है वो प्रेजेंट होता है, और हैड अगर कहीं होता है वो पास्ट का रहता है। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। अब समस्या ये आती है भाई, ये तो हमको पता चलेगा, टेंसेस के बारे में पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट में आता है, ये पास्ट में आता है, ये प्रेजेंट में आता है, ये पास्ट में आता है, ये प्रेजेंट में आता है, ये पास्ट में आता है। लेकिन हम क्या पढ़ते हैं, हम टेंसेस में क्या पढ़ रहे हैं, हम टेंसेस में पढ़ रहे हैं इंडेफिनिट को, हम उनके वेरिएंट भी तो पढ़ रहे हैं भाई। टेंसेस हम पढ़ते हैं भाई, टेंसेस 3 तरह के हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। लेकिन जब हम टेंसेस पढ़ते हैं तो फिर हम उनके 4 वेरिएंट भी पढ़ रहे हैं। इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं, हम कॉन्टीन्यूस पढ़ रहे हैं, हम उसके बाद परफेक्ट पढ़ रहे हैं, और हम उसके बाद परफेक्ट कॉन्टीन्यूस भी पढ़ रहे हैं। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि सर ये तो बस केवल टेंसेस का पता चल रहा है, लेकिन इनके वेरिएंट कैसे पता चलेंगे? तो बहुत सिंपल सी तरीका है वेरिएंट के। अभी हम इसके बात करेंगे कि कैसे हम उनके 4 वेरिएंट कैसे हमें पता। टेंसेस यहाँ से कवर कर दूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। 60 से 70% टेंसेस जो है ना वो यहाँ से कवर हो जाएंगे आपके। देखो मैं कुछ सेंटेंसेस लिख रहा हूँ यहाँ पर। जैसे मैंने कहा आई एम अ बॉय, आई एम अ बॉय, आई एम टीचिंग, I am a boy, I am teaching. He was a doctor, यानी कि he was, तो मैं और थोड़ा सा चेंज कर दूंगा, you were taking food, ठीक। I do not go to school, I did not go to school, ठीक है। चलिए I have a pen, या फिर एक और मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, आई हैव डन माई वर्क, ठीक है। अब ये सेंटेंसेस हमारे यहाँ पर दे रखे, आई एम अ बॉय। अब हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर ये सेंटेंस अगर मैं पूछूँ कि ये सेंटेंस कौन सा है, तो ये हम कह सकते हैं कौन सा है, ये प्रेजेंट का है। और हमें कैसे पता चलेगा ये प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ पर एम लगा हुआ है, तो हम सिंपल सा कह सकते हैं ये हमारा कौन सा हो गया, प्रेजेंट में हो गया। वहीं अगर हम देखें दूसरा सेंटेंस हमारा, ये भी अगेन हमारा प्रेजेंट का है, क्योंकि इसमें भी एम लगा हुआ है, क्योंकि हमें पता है ना इज आर एम कब प्रेजेंट में यूज करते हैं, तो ये भी हमारा प्रेजेंट हो गया, ये भी प्रेजेंट हो गया। लेकिन अगर मैं पूछूँ इसका वेरिएंट क्या होगा, ये वाला आपको समझ में आ रहा है, आई एम टीचिंग, तो आप कह सकते हैं ये क्या होगा, आई एम टीचिंग, क्योंकि इसमें हमने बताया ना कि आईएनजी फॉर्म इसमें लगी हुई है, और आईएनजी फॉर्म का काम होता है भैया, ये कौन सी फॉर्म होती है हमारी, प्रोग्रेसिव फॉर्म होती है। प्रोग्रेसिव मतलब कॉन्टिन्यूस फॉर्म होती है, यानी कि इज आर एम प्लस B1 और ING, जहाँ भी ये हमें देखने को मिलता है वो हमारा कहलाता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। सिंपल सी चीज़ समझ में आ रही, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक। ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो गया। वहीं अगर मैं बात करूँ ये वाला, तो ये भी अगर देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको कन्फ्यूज़न हो जाता है कि सर यहाँ पर एम लगा हुआ है और एम लगा हुआ है तो फिर ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। भैया कॉन्टिन्यूस बताने का काम इसका होता है आईएनजी फॉर्म का, और जब आईएनजी फॉर्म लगी है तो फिर ये कॉन्टिन्यूस है, और जब आईएनजी फॉर्म नहीं लगी इसके बाद देखो कोई मेन वर्ब है नहीं, और जब मेन वर्ब नहीं है तो सिंपल सा ये हमारा कौन सा है, ये हमारा हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये बात समझ में आ रही है कि इज आर एम के बाद अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगी है तो वो कॉन्टिन्यूस है, और अगर नहीं लगी है तो फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो समझ पा रहे हैं ना प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस क्या डिफरेंस होता है। अभी हम और बात करेंगे इसके बारे में। भाई देखो सेम यही चीज़ है, ही वॉज अ डॉक्टर, ही वॉज अ डॉक्टर पास्ट में है क्योंकि वॉज लगा हुआ है, वॉज वन पास्ट में होता है तो फिर ही वॉज अ डॉक्टर हो जाता है। यू वर टॉकिंग, यू वर टेकिंग फूड, तो देखो यहाँ पर वर लगा हुआ है, अगेन ये भी हमारा पास्ट में हो जाता है।
वही डिफरेंस, सेम डिफरेंस जो ऊपर था, ये भी डिफरेंस ये, क्योंकि यहाँ देखो इसके बाद कोई आईएनजी फॉर्म नहीं लगी है, और जब आईएनजी फॉर्म नहीं लगी है तो फिर ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट कहलाएगा और ये वाला पास्ट कॉन्टिन्यूस कहलाएगा। होप ये चीज़ समझ में आ रही है आपको, कोई दिक्कत परेशानी आपको यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब यहीं से हमको पता चल रहा है भाई प्रेजेंट है, पास्ट है, कॉन्टिन्यूस है, कौन सा है कौन सा नहीं, तो वो हम यहाँ पर हम देख रहे हैं, आराम से हमको पता चल जाएगा। इतनी बड़ी दिक्कत परेशानी कुछ होती नहीं है जितना हमने ऐसा सोच रखा होता है कि पता नहीं ग्रामर क्या है और कैसे होगी, ये समझ में नहीं आ रहा है। आई डू नॉट गो टू स्कूल, हम देखते हैं कि आई डू नॉट डू डज का यूज हम किस में करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं, तो फिर ये हमारा क्या हो जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि प्रेजेंट लगा हुआ है और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि डू और डज के बाद अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो फिर ये क्या कहलाता है, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाता है। ठीक है भैया, फर्स्ट फॉर्म का यूज इंडेफिनिट में ही करना होता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाता है। ठीक, डिड नॉट अगेन बात करेंगे, ये पास्ट की बात हो गई, डिड पास्ट में लगा होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, क्योंकि देखो डिड आपको पता होना चाहिए, अभी हम टेंस में इस चीज़ का डिस्कस करेंगे। डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी होती है, हमारा क्या हो जाएगा भैया, पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा ये। आई हैव अ पेन, अब देखो आई हैव अ पेन, अब कुछ बच्चों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि ये सर प्रेजेंट परफेक्ट का हो सकता है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का, प्रेजेंट परफेक्ट का क्यों होगा, वेरिएंट आप जिसकी बात करेंगे, हमने कहा ना ये वेरिएंट की बात करते हैं भाई, 3 तरह के हम टेंस पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, फिर उनके 4 वेरिएंट जो पढ़ रहे हैं, तो आप सिंपल से एक बात समझिए कि जहाँ भी वेरिएंट की बात होगी, टेंसेस के वेरिएंट की बात जहाँ पर होगी, वहाँ पर मेन वर्ब का लगना है, चाहे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, चाहे वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी और चाहे वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, वहाँ मेन वर्ब लगती है। लेकिन कुछ हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है ये हम देखते हैं, कुछ हमारी हेल्पिंग वर्ब है ये हमारे मेन वर्ब का भी काम करते हैं। तो अगर आपके बाद इसके बाद अगर मान लो कोई मेन वर्ब नहीं है तो सिंपल सा ये अपने आप में मेन वर्ब का काम करती हैं, ये सारी की सारी वर्ब क्या करेंगे, मेन वर्ब का काम करेंगे। तो वहीं है देखो हम क्या कर रहे हैं, आई हैव अ पेन, तो हैव क्या हो जाएगा, हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी और इसके बाद में कोई वर्ब नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, क्योंकि ये प्रेजेंट में यूज होता है और इसके बाद कोई वर्ब है नहीं, तो अगेन वही ये भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा। वही यहाँ हम देखेंगे, देखो हैव लगा हुआ है यानी कि, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, और जब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है तो फिर ये हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा, और जब ये हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा यानी कि हैज़, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा प्रेजेंट परफेक्ट। वहीं अगर मैं कहूँगा हैड, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो फिर ये कहलाएगा पास्ट परफेक्ट। होप इतनी चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी, ठीक है ना। हाँ, अभी इसकी बात करें, इसकी अभी बात करेंगे, ये चीज़ें बस इतना समझो, ठीक, इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन आपसे कहीं से मतलब वॉज वर्ड की गलती कर देगा, ये तो बहुत छोटी सी चीज़ें हैं, इनसे यहाँ से क्वेश्चन नॉर्मली यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन ये हमें पता होना चाहिए कि वॉज का यूज कहाँ करना है, वर का यूज कहाँ करना है, इज आर एम का यूज कहाँ करना है, ये हमें पता होना चाहिए। ये बहुत छोटी सी चीज़ है, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई हो तो आगे बढ़े, ठीक है। चल, बहुत बढ़िया। अब देखो मॉडल्स की बात करेंगे, क्या है मॉडल्स। क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हम पढ़ रहे हैं और हेल्पिंग वर्ब में हम क्या पढ़ते हैं, क्योंकि हम हेल्पिंग वर्ब पढ़ रहे हैं और हेल्पिंग वर्ब में हमने पढ़ा कि हमारा PAB यानी कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हम पढ़ रहे हैं मॉडल्स। अब मॉडल्स क्या है, क्वेश्चन सबसे पहले ये आना चाहिए कि आखिर हेल्पिंग वर्ब को 2 कैटेगरी में डिवाइड करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। भाई प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का काम क्या है, क्यों ज़रूरत पड़ रही, क्योंकि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का काम है टेंस को डिसाइड करना। वहीं मॉडल्स का काम क्या है, मॉडल्स जो है वो डिपेंड करता है मूड पर। किस पर डिपेंड कर रहा है,
मूड पर डिपेंड कर रहा है। इन द सेंस कि जैसा मूड है, जिस तरह का मूड है, व्यक्ति का जैसा मूड है, कैसा मूड है भैया, मान लो उसका मूड अगर अच्छा है तो उसके लिए अलग मॉडल है, अगर मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है तो उसके लिए अलग मॉडल है। एक ही मॉडल का अलग अलग सिचुएशन में, बहुत सारी सिचुएशन में, उनमें सब में हमें इन्हें यूज करना होता है। कैसे करना है भैया देख लेते हैं। कौन कौन से मॉडल्स हैं यहाँ लिखे देता हूँ मैं। सबसे पहले दो मॉडल हम बात करेंगे विल और शैल की। आपको पता होना चाहिए कि विल और शैल का यूज हम कहाँ करते हैं, फ्यूचर में करते हैं। विल और शैल का यूज हम कहाँ करते हैं, फ्यूचर में करते हैं। लेकिन इवन कन्फ्यूजन कहाँ रहता है, इतना तो भैया सबको पता है। कन्फ्यूजन यहाँ रहता है कि मोस्टली हमें ऐसा देखने को मिलता है कि आई और वी के साथ में हम शैल का यूज करते हैं, बाकी जो अदर हमारे जो मॉडल्स हैं उनके साथ हम विल का यूज करते हैं। लेकिन जनरली हमको ऐसा देखने को मिलता है कि इनके साथ भी आई और वी के साथ भी शैल और विल का यूज हो जाता है। ऐसी क्या दिक्कत आ गई कि दोनों ही इसमें यूज कर रहे थे? तो वही हमने कहा ना, क्योंकि ये मॉडल्स हैं, ये फिक्स नहीं है। जैसे मैंने कहा आई विल गो टू स्कूल टुमारो, आई विल गो टू स्कूल टुमारो। वही मैं कहूँगा आई शैल गो टू स्कूल टुमारो। अब ये दोनों ही सेंटेंस ठीक है, गलत नहीं है दोनों सेंटेंस, लेकिन फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस बस इतना है क्योंकि जनरली हम आई के साथ शैल का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ हमने क्या किया, आई के साथ विल का यूज करा है। दूसरा सेंटेंस कह रहा है आई शैल गो टू स्कूल, जनरल फॉर्म में कह रहा है कि मैं कल स्कूल जाऊँगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन जहाँ मैंने शैल की जगह विल का यूज कर दिया, अब ये मूड चेंज हो गया। अब ये क्या दिखा रहा है, ये सर्टेनिटी दिखाने की कोशिश कर रहा है। क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है? सर्टेनिटी दिखाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि मूड चेंज हो गया। इसीलिए इनको मॉडल्स की कैटेगरी में रखा है, ना कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब की। अगर मैं कहूँगा कि ही आर माई ब्रदर, ही आर माई ब्रदर, अब आप कहेंगे कि सर आपको इंग्लिश नहीं आती, क्योंकि ही के साथ तो इसका यूज करते हैं, ही के साथ बिल्कुल इसका यूज करते हैं, इसीलिए तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्योंकि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब किसी भी हालात में ये कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है कि वो उसके साथ में जो फिक्स चीज़ है उसके साथ अलावा कोई दूसरी चीज़ ले ले। भाई ही के साथ में आर का यूज नहीं कर सकता, ही के साथ में आर एम का यूज नहीं कर सकता, क्योंकि ही के साथ इज जो है वो फिक्स है, इसके अलावा कोई और यूज ही नहीं हो सकता। इसीलिए इसको प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब की कैटेगरी में रखा है, क्योंकि ये क्या है, ये फिक्स है। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब फिक्स है भैया, पीएवी क्या है, फिक्स है, और इसका काम ही होता है टेंस को डिसाइड करना। बट विल और शैल जो है वो हमारे फिक्स नहीं है, क्योंकि ये मूड पर डिपेंड करते हैं, इसलिए इसको हमने मॉडल्स में रखा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हमारी यही कहती है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टेंसेस, प्रेजेंट और पास्ट। फ्यूचर नाम का कोई टेंस होता नहीं है, फ्यूचर सिर्फ मूड है, एक टाइम है जो कि डिपेंड करता है मूड पर। होप ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अब हम बात करेंगे मॉडल्स की। विल शैल क्लियर हो रहा है आपका कि विल शैल का यूज हम कहाँ करना है? ठीक भैया, अब एक एक करके सारे मॉडल्स हम इसमें देखने वाले हैं कि कौन कौन से मॉडल्स का कहाँ हम यूज कर रहे हैं। चलिए, तो सबसे पहला जो हमारा मॉडल विल शैल हमने देख लिया। विल शैल के बाद में पहला मॉडल हमारा रहेगा, वो रहेगा हमारा वुड। कहाँ पर यूज कर रहे हैं हम वुड का, देख लेते हैं। पहला तो भैया हम जो हमारी पोलाइट रिक्वेस्ट है, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम वुड का यूज कर रहे हैं। पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए जैसे क्या कहा मैंने, वुड you give me your pen please। अब आपको कोई चीज़ मांगनी है, किसी से कोई चीज़ मांगनी तो आप कैसे करेंगे, ओए पेन देना, ऐसे नहीं करना है। कैसे करना है,
वुड यू गिव मी योर पेन प्लीज़, या फिर नॉर्मली हम किस तरह से मांग लेते हैं, गिव मी योर पेन, इस तरह से मांग लेते हैं। लेकिन नॉर्मली हमको जब हम पोलाइट रिक्वेस्ट की बात करेंगे, वुड की बात करेंगे, तो फिर वुड क्या हो जाएगा, हमारा पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज कर लिया जाता है। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम वुड का यूज कर रहे हैं। इसके अलावा और हम वुड का यूज कहाँ करते हैं भैया, विल के पास्ट के फॉर्म में हम वुड का यूज करते हैं। जैसे हम नरेशन पढ़ते हैं, अब मैंने कहा ना देखो हर टॉपिक एक दूसरे से कनेक्टेड है, क्योंकि वर्ब है तो वर्ब का टॉपिक तो डेफिनेट कहीं ना कहीं आपको कनेक्टेड मिलेगा ही मिलेगा। तो विल के पास्ट के फॉर्म में भी हम वुड का यूज करते हैं। जैसे ही टोल्ड मी दैट he would go to the party. He would go to the party. He told me that, क्योंकि हम बात कर रहे हैं, पास्ट की बात कर रहे हैं, उसने मुझे बताया कि वो पार्टी में जाएगा। पास्ट की बात कर रहे हैं, और जब पास्ट की बात कर रहे हैं तो डेफिनेट विल आना चाहिए, लेकिन विल का पास्ट क्या होता है भैया, वुड होता है। तो एक तो हमारा विल का पास्ट हो जाता है। और हम कहाँ पर यूज करते हैं, विश के लिए यूज करते हैं, विश के लिए यूज करते हैं। जैसे आई वुड लाइक टू, ये हमारा एक एक्सप्रेशन होता है बेसिकली। जैसे हम कहते हैं नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट आवर मैनेजर, इस तरह से जब हम बोलते हैं तो विश के लिए मैं चाय पीना पसंद करूँगा, मैं चाय पीना पसंद करूँगा। आई वुड लाइक टू टेक टी, आई वुड लाइक टू टेक टी। तो ये क्या होता है, वुड का यूज हो जाता है। अगला जो हमारा मॉडल जो रहेगा, अगला मॉडल हमारा रहेगा शुड का। वुड के बाद हम बात करेंगे शुड की बात करेंगे। शुड का यूज हम कहाँ करते हैं, सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो देखेंगे। एडवाइस के लिए हम शुड का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं भैया, you should study, तुमको पढ़ाई करनी चाहिए, एडवाइस के लिए करते हैं। और हम शुड का कहाँ यूज करते हैं, शैल का पास्ट, इसके फॉर्म में यूज करते हैं। जैसे he told me that I should take medicine on time, शैल का पास्ट हो जाना है कि मुझे मेडिसिन टाइम पर लेनी चाहिए। या फिर ही टोल्ड मी दैट ही शैल, उसने क्या कहा कि मैं कल बरेली जाऊंगा, तो उसने कहा कि आई शैल, तो फिर हमने क्या कर दिया, उसको चेंज कर दिया, क्या हो गया, वो पास्ट में हो जाता है, शुड हो जाएगा। ठीक है ना भैया, शैल का शुड हो जाता है। और हम शुड का यूज कहाँ करते हैं, शुड का यूज हम लेस्ट के साथ करते हैं, लेस्ट के साथ करते हैं। जैसे मैंने कहा वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। अब लेस्ट का मतलब क्या है, लेस्ट की बात हम करेंगे जैसे कहीं ऐसा ना हो कि, ध्यान रखना डेफिनेट ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। क्या पूछ लिया जाता है, यहां पर भैया लेस्ट के बाद में यहां लगा दिया वुड हो जाएगा, या लेस्ट के बाद में उन्होंने विल लगा दिया, व्हाटएवर जो भी यहाँ पे एक एरर दे दिया। तो अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर एरर फाइंड करनी है। तो सिंपल सा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लेस्ट लगा हुआ है और लेस्ट के बाद में क्या आता है भैया, शुड का ही यूज करते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है भैया, तो ये शुड का यूज हम यहाँ पर कर लेंगे। इसके बाद हम अगले मॉडल की बात करेंगे। लेस्ट से इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, लेस्ट के साथ हमेशा शुड का ही यूज करते हैं। इसके बाद हम अगले मॉडल की बात करेंगे। अगला मॉडल हमारा हो जाता है मस्ट। मस्ट का हम यूज क्या करते हैं, पहला यूज कहाँ करते हैं, मस्ट का यूज हम करते हैं कंपल्सन के लिए। कंपल्सन की बात करेंगे, कंपल्सन मतलब यू मस्ट स्टडी, आपको पढ़ाई करनी ही करनी चाहिए। यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स,
यू मस्ट रेस्पेक्ट योर कंट्री। मस्ट का यूज कंपल्सन के लिए करेंगे। यू मस्ट वॉच दिस वीडियो फुल, दिस फुल वीडियो, कंपल्सन। उसके बाद हम मस्ट का यूज कहाँ करते हैं? पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं। जहाँ हाई पॉसिबिलिटी हो जाती है, जहाँ पॉसिबिलिटी का रेशियो बहुत ज़्यादा हो जाता है, जैसे मैं कहूँगा इट मस्ट रेन टुडे, इट मस्ट रेन टुडे, इट मस्ट रेन टुडे, आज वर्षा होगी। जहाँ बात करें जैसे मान लो बहुत ज़्यादा मौसम खराब मौसम है और बारिश होने वाली, लग रहा है कि बारिश होगी ही होगी, तो वहाँ पर हम मस्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा मस्ट हो जाता है। इसके अलावा हमारा जो अगला मॉडल आ जाता है, ठीक, अच्छा, ठीक ठीक ठीक, चलिए, तो मस्ट हो गया। उसके बाद एक और हमारा रहता है, इसकी हम बात करेंगे, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन जैसे आई मस्ट गेट 99.99% इन बोर्ड एग्जामिनेशन। स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है भाई, मुझे 99.99% लेकर आना है। ये क्या आया? मेरा दृढ़ निश्चय। तो वहाँ पर मैं क्या करूँगा भैया? मस्ट का यूज कर दूंगा। होप चीज़ें क्लियर हो रही हैं। कैन का यूज हमने देख लिया, शुड का हमने देखा। अब अगला मॉडल हमारा कैन। अभी कैन रह गया हमारा, कैन की बात करेंगे। कैन का यूज हम 2-3 जगह कर रहे हैं। एक तो हमारा परमिशन के लिए हम करते हैं भैया कैन का यूज, परमिशन के लिए करेंगे। तो परमिशन, कैन आई कम इन, कैन आई कम इन, नॉर्मली हम पूछते हैं। लेकिन ये याद रखना कि कैन का यूज केवल इनफॉर्मल परमिशन के लिए करेंगे। आप अपने टीचर से, अपने पेरेंट्स से नहीं पूछ सकते भाई। जिसके साथ आप फेमिलियर हैं, आप अपने फ्रेंड से पूछ सकते हैं। अगर जिसके साथ भी आप फेमिलियर हैं, वहाँ पर आप कैन का यूज कर सकते हैं। कैन का यूज हम कैपेसिटी के लिए करते हैं। कैपेसिटी, आई कैन लिफ्ट दिस वेट, मैं इस वेट को उठा सकता हूँ, दैट इज कैपेसिटी। कैन का यूज हम एबिलिटी के लिए करते हैं। कैन का यूज हम एबिलिटी के लिए करते हैं। आई कैन सॉल्व दिस सम, ये एबिलिटी ही तो है भाई। मैं बोर्ड एग्जामिनेशन में 90% ला सकता हूँ। आई कैन गेट 90% इन द बोर्ड एग्जामिनेशन, दिस इज माई एबिलिटी। आई हैव द एबिलिटी टू गेट द 90% इन बोर्ड एग्जामिनेशन, दैट इज एबिलिटी। ये एबिलिटी का, ठीक है ना। परमिशन के लिए कर दिया, कैपेसिटी एबिलिटी के लिए करते हैं। इसके बाद कैन के बाद हमारा मॉडल आता है विल हो गया, शैल हो गया। मैं यहाँ लिखे देता हूँ, विल, शैल, कैन, कुड। कुड का यूज, हाँ कुड का यूज अभी बचा है हमारा, वुड और शुड हो गया। अगला मॉडल हमारा कुड। कुड का यूज कहाँ कर रहे हैं? अगेन वही चीज़, परमिशन के लिए, लेकिन पोलाइट परमिशन के लिए, ठीक है ना भाई। परमिशन के लिए हम 3 मॉडल का यूज करते हैं, मे, माइट, मे, कैन, माइट, कुड, ठीक है ना। तो जब भी आप पोलाइट, मोर पोलाइट होने की कोशिश करेंगे तो आप कह सकते हैं कुड आई कम इन सर, कुड आई कम इन सर, मोर पोलाइट होने के लिए, परमिशन के लिए। और हम कुड का यूज कहाँ कर सकते हैं भैया? कैन के पास्ट के फॉर्म में कुड का यूज कर सकते हैं। कैन का जब हम पास्ट की बात करेंगे, जब हम नरेशन पढ़ते हैं, नरेशन में अगर डायरेक्ट फॉर्म में कैन लगा हुआ है तो वहीं इनडायरेक्ट फॉर्म में हम क्या करेंगे उसका, हाँ वही कर देंगे, कैन का कुड बना देते हैं, ठीक है भैया। ये कैन का यूज हो जाता है, कुड का यूज हो जाता है। और कहाँ कर सकते हैं हम कुड का यूज? क्योंकि कुड कैसा है भैया? फॉर्मल वर्ड है। कुड कैसा है? फॉर्मल वर्ड है। तो जब कुड का यूज हम करेंगे
ठीक है ना, क्योंकि फॉर्मल वर्ड है, और जब फॉर्मल वर्ड है तो फिर उसका फॉर्मल सिचुएशन में ही हमें कुड का यूज करना होता है। पास्ट हैबिट बताने के लिए भी हम कुड का यूज कर लेते हैं। जैसे मैं कह सकता हूँ कि व्हेन आई वॉज यंग आई कुड, या कोई ऐसी सिचुएशन ले लेते हैं, या आई कुड लिफ्ट दिस वेट। जैसे आपने बुजुर्गों को सुना होगा ऐसा कहते हुए कि जब मैं यंग था तो फिर मैं इसको उठा लेता था। तो फिर आप पास्ट एबिलिटी, पास्ट कैपेसिटी दिखाने के लिए भी आप कुड का यूज कर सकते हैं। ठीक है ना भैया, चलिए। कुड, कैन कुड, वुड, शुड, मस्ट, और अगला मॉडल हमारा मे, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे माइट, और माइट के बाद हम पढ़ेंगे आउट टू। ठीक है ना, 3 मॉडल हम पढ़ने वाले हैं। अब मे की बात करेंगे तो मे का यूज हम करते हैं भैया, पहला तो वही परमिशन के लिए, जनरल फॉर्म में हम परमिशन के लिए मे का यूज करेंगे। मे आई कम इन सर, वही चीज़ जो नॉर्मली हम यूज करते हैं, डेली यूज सेंटेंसेस में करते हैं कि मे आई कम इन सर, परमिशन के लिए। फिर हम मे का यूज हम करते हैं भैया पॉसिबिलिटी के लिए करेंगे। पॉसिबिलिटी, 3 तरह की पॉसिबिलिटी हमने बात की थी, मस्ट ज़्यादा पॉसिबिलिटी, 50-50 ऐसी पॉसिबिलिटी हो रही है, इट मे रेंज हो रही है, इट्स मीन हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, 50-50 पॉसिबिलिटी हो रही है। मे का यूज पॉसिबिलिटी के लिए करेंगे। मे का यूज हम विश के लिए भी करते हैं, विश, प्रे, जैसे कहा ना मे, या फिर ब्लेस, मे यू लिव लॉन्ग। ठीक है ना, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी मतलब मे नरेंद्र मोदी लिव लॉन्ग, इस तरह से नारे लगाते हैं, तो वहाँ पर हम मे का यूज करते हैं, ब्लेस करने के लिए मे का यूज करते हैं। अगला मॉडल हमारा माइट आ जाता है, तो पहला तो वही है कि मे का पास्ट माइट होता है। दूसरा हम माइट का पॉसिबिलिटी यानी कि लेस पॉसिबिलिटी की बात करेंगे। लेस पॉसिबिलिटी मतलब जैसे मैंने कहा आज धूप धाप हो रही है लेकिन हल्की थोड़ी बहुत धूप छाँव हो रही, तो ऐसा लगता हो सकता है बारिश हो जाए। इट माइट रेन टुडे, नेगेटिव वर्ड हो जाता है, 10% ही पॉसिबिलिटी इसमें रहती है। ठीक है ना भैया, तो लेस पॉसिबिलिटी के लिए हम कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई बच्चा मेहनत नहीं कर रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो अब उसको हम क्या कह सकते हैं, ही माइट पास द एग्जाम, पास इन द एग्जामिनेशन, हो सकता है पास हो जाए लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो पास हो जाए क्योंकि मेहनत नहीं कर रहा है, तो फिर लेस पॉसिबिलिटी के लिए हम माइट का यूज कर लेते हैं। वहीं हम बात करें आउट टू की, तो आउट टू का हम यूज कहाँ करते हैं, तो आउट टू का हम करते हैं मोरल ऑब्लिगेशन के लिए। मोरल ऑब्लिगेशन के लिए हम माइट का यूज करते हैं। ठीक है भैया, मोरल ऑब्लिगेशन, मोरल ऑब्लिगेशन क्या है, यू आउट टू। अब 2-3 चीज़ें समझेंगे यहाँ पर। जैसे मैंने कहा यू, इसको मैं हटा देता हूँ, ये सारी चीज़ें मैं हटाता हूँ। अब डिफरेंस समझेंगे मॉडल्स में कि एक ही मॉडल का हम अलग अलग सिचुएशन में यूज कैसे कर रहे हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने कहा यू आउट टू रेस्पेक्ट, इस छोटा लिखता हूं, यू आउट टू स्टडी। ठीक है ना, यू मस्ट स्टडी, यू शुड स्टडी। अब इन तीनों का हिंदी मीनिंग अगर आप निकालते हैं तो इनका तीनों का हिंदी मीनिंग निकलेगा कि आपको पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन तीनों का मूड अलग अलग है। हिंदी मीनिंग सेम है लेकिन मूड अलग अलग है। पहला ये कह रहा है कि आपका ये नैतिक कर्तव्य है, यानी कि ये आपकी मोरालिटी है, आपका मोरल है कि आपको पढ़ना ही पढ़ना चाहिए, आपका धर्म है। बीइंग अ ह्यूमन बीइंग यू शुड स्टडी। जानवर नहीं पढ़ते, आपको पढ़ना चाहिए, तो फिर स्टडी। यू मस्ट, इट इज़ योर कंपल्सन, ये कंपल्सन की बात कर रहा है। एक ही सिचुएशन में अलग अलग मॉडल, एक ही मॉडल अलग अलग सिचुएशन में, इसी को मॉडल कहते हैं। कंपल्सन की बात कर रहा है। शुड बात कर रहा है भैया एडवाइस की बात कर रहा है, यू शुड स्टडी, आपको स्टडी करनी चाहिए। ये क्या हो गया, ये आपकी एडवाइस हो जाती है। ठीक है ना, तो ये आपके मॉडल्स हो जाते हैं। होप आपको मॉडल समझ में आ रहे होंगे कि क्या होते हैं, मॉडल क्या होते हैं। डेफिनेट यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा कि कहाँ से मॉडल से क्वेश्चन, चाहे तो आपको गैप फिलिंग में आ जाए या किसी भी सिचुएशन में आ सकता है। वर्ब का टॉपिक यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब हम अगला टॉपिक जो है वो अभी हमारा स्टार्ट करने वाले हैं।
क्या होगा अगला टॉपिक?